अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जैसे जैसे मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वफाकी हुकूमत और तहकीकाती इदारों का चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई को माली बदअनवानी और दहशतगर्दी के दर्जनों केसेस में पुलिस, FIA और नैब का सामना है, तो दूसरी तरफ 9 मई के वाकयात को लेकर इनका मिलिट्री ट्रायल चलाने की भी बातें हो रही है। अहम बात यह कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को 9 मई तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ममनुआ फंडिंग और गैर शरई निकाह समेत दर्जनों केसेस का सामना है। मगर साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के 1 माह तक लापता रहने के बाद अचानक मंजर आम पर वापसी ने साइफर केस में भी इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और इस केस को लेकर वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि साइफर मामले पर बात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है, जबकि इससे पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी गिरफ्तारी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारर 14 साल तक की सजा का दावा कर चुके हैं। वफाकी वज़रा चेयरमैन पीटीआई की नाअहली, गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जबकि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह ने भी आज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया गया तो सबूत सामने लाने में रुकावट होगी। 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कानूनी और सियासी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उनके कई करीबी साथी और पार्टी रहनुमा उनका साथ छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ रोज़ पहले उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर तहकीकात में मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना इकबाली बयान के बाद आजम खान की आज 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने पेशी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर भी मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह कि नैब ने कल आजम खान को इस केस में तलब किया था, नोटिस जारी किया था, जिस पर वो आज सुबह नैब के सामने पेश हुए और मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और टीम के सवालात के जवाब दिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक आजम खान ने साइफर की तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान के मौक़िफ़ के बरक्स पोजीशन ली है। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने तस्दीक की है कि बरतानिया से जो रकम पाकिस्तान आई उन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। आजम खान ने बताया कि काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार की गई थी उसमें शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई थी जो इमरान खान के साथ हुई थी और उसमें भी शहजाद अकबर मौजूद थे और काबीना में समरी पेश करने का जो फैसला था वो भी इमरान खान की मंजूरी से हुआ था। अहम बात यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आजम खान का साइफर से मुतल्लिक मुबैना इकबाली बयान उन्हें हुकूमत की जानिब से नाअहल और गिरफ्तार करने की एक और कोशिश है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है, क्योंकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी आला ने कल एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या अब हुकूमत साइफर के ज़रिए और आजम खान की गवाही के ज़रिए इमरान खान को इलेक्शन से नाअहल करना चाहती है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है? इस मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सरदार रियाज सादिक ने। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज सादिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई चेयरमैन का अब भी ये कहना है कि माजी में जो केसेस उठाए गए, इस वक्त भी जो साइफर का मामला उठाया गया है वो सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि उन्हें इलेक्शन से पहले नाअहल किया जाए और सजा दी जाए, जेल में डाला जाए। क्या ये है मकसद इस वक्त हुकूमत का और बिलखसूस नून लीग का कि साइफर वाले मामले को इस्तेमाल करते हुए आजम खान की जो गवाही है उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को नाअहल करें और इलेक्शन से आउट करें? जी शुक्रिया शहजाद साहब। मैं एक चीज तो आपको बता दूं कि देखिए साइफर का कितना बड़ा खेल पाकिस्तान के साथ खेला गया। उन्होंने कहा कि जी पहले तो यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने खींचा इसमें, फिर उन्होंने अमेरिका को खींचा, फिर उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को खींचा और 300 मिलियन डॉलर जो है ये जो हुकूमत है अब कि जी इन लोगों को 300 मिलियन डॉलर अमेरिका ने दिया। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने खराब हुए, क्या इसको उनको अंदाजा है? सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर की खातिर या अपने इक़्तिदार की खातिर उन्होंने जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन को तबाह किया, क्या उनको है? फिर आप ये कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहती है कि अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो गैर मुनासिब हो। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी इसमें मुलव्वस किया, तो क्या ये आर्मी एक्ट भी नहीं कंसिडर होना चाहिए? मैं तो सिर्फ आई एम थिंकिंग लाउड, मैं वकील नहीं हूँ कोई, मगर मैं ये सोच रहा हूँ क्या आर्मी एक्ट भी नहीं लग सकता? इन्होंने फौज के अंदर भी एक ऐसी अनरेस्ट कराने की कोशिश की और फौज को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना दिया। ये क्या सर्विस ऑफ पाकिस्तान की क्या कोई भी शख्स
पाकिस्तानी ये ऐसा कर सकता है, और इनके पास तो स्टेट सीक्रेट्स इतने हैं जो कि उनसे कोई तवक्को नहीं कि ये बाहर दे दें। और उन्होंने ये किया तो अभी भी सोचते हैं कि उनके खिलाफ केस नहीं होंगे। तोशे खाना का भी फैसला आएगा, फॉरेन फंडिंग का भी आएगा, इसका भी इंशाल्लाह फैसला आएगा, और इसमें इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, इट इज अ मैटर ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इट इज अ मैटर ऑफ डैमेजिंग योर ओन मदरलैंड। इससे ज्यादा क्या तकलीफदेह चीज हो सकती है। और ये अभी भी ये कहते हैं कि इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां एक बादशाह का तोहफा जो है उन्होंने बेच दिया, औने पौने बेच दिया, इतनी महंगी चीज। फिर कहाँ से पैसे आए वो खरीदने के लिए? पहले उठा लिया वहां से, पहले बेच दिया जाके, फिर पैसे जमा करा दिए, पैसे भी थोड़े जमा कराए और बेचा भी सस्ता। चोरी का माल हमेशा सस्ते ही बिकता है ना, तो दिस इज व्हाट ही डिड। आपकी पार्टी के कई रहनुमा, आपकी हुकूमत के कई वुज़रा आके ये बात कर चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग का मामला हो, तोशाखाना का मामला हो, उस पर इमरान खान नाअहल भी होंगे और गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन अब तक ये मुमकिन हुआ नहीं है। तो क्या अब आप डिपेंड कर रहे हैं आजम खान साहब की गवाही के हवाले से? क्योंकि साइफर का जो मामला आया है उस पर आपके एक वुज़रा आजम रज़ी तारर साहब कह रहे हैं कि 14 साल कैद हो सकती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि आर्टिकल 6 लग सकता है। तो क्या अब इस सिमत में हुकूमत आगे बढ़ रही है क्या? जी मैं तो देखिए, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान जो इन्होंने पहुंचाया है, उस नुकसान से इनको क्या फायदा हुआ? इनको भी फायदा नहीं, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। और फिर 9 मई को जो इनकी जहनियत थी, वो 9 मई को सामने भी आ गई कि इनकी क्या सोच है। तो इसलिए मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, इट इज नॉट अ मैटर। जो शख्स एंटी पाकिस्तान चीजों में इन्वॉल्व है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आजम खान साहब के जो बयानात सामने आए हैं उस पर पीटीआई चेयरमैन का ये कहना है कि बहुत ही ईमानदार शख्स हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ सकता कि आजम खान ऐसा काम कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि वो खुद आकर बात करे और ये बताए, तब मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में या साहब ये भी तो जरा देखना पड़ेगा ना कि 1 महीने तक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट गायब थे, लापता थे, गुमशुदा थे, एफआईआर कटी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे मामला गया, अचानक से वो सामने आते हैं और पता चलता है कि एक दिन पहले उन्होंने एफआईए में जाके 164 का बयान भी दे दिया है एक मजिस्ट्रेट के सामने, और एफआईए में जाके 161 का बयान भी दे दिया है। जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो वो हर तरह के स्टेटमेंट जाके दे देता है। जब वो सोचता है कि मैं ऐसी चीज का एनी शाहिद हूँ जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कभी ना कभी तो ज़मीर जाग जाता है ना। और जब उन्होंने मुनासिब समझा तो उन्होंने जाके बयान दे दिया। और ये सिर्फ वो अकेले नहीं है, और भी बयान है, और भी एविडेंस आएगा। और भी अयाज साहब, ज़मीर जागने के लिए लापता होना क्या जरूरी है इंसान का? इंसान अगर खुद लापता हो जाए तो इसका तो हमारे पास कोई नहीं है। ये इसको रूपोश कहते हैं, इसको लापता नहीं कहते। तो आपके ख्याल में वो रूपोश हुए थे, बाद में उन्होंने आके गवाही दे दी और फिर वो मंजरे आम पर भी आ गए? मेरा यही अंदाजा है। आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने, क्योंकि कल आपसे भी एक शो पे सवाल हुआ हमीद मीर साहब के शो पे कि क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो बैलेट पेपर पे होगा? क्या उस वक्त पीटीआई चेयरमैन अहल होंगे या ना अहल होंगे? कल यही सवाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब से भी हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि नून लीग की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो। मैं समझता हूँ कि उनको होना चाहिए, और जो भी रिजल्ट हो इलेक्शन का, जो भी आउटकम हो, वो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि नून लीग की ख्वाहिश है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो, इलेक्शन में हो ही ना। सलीम मांडवी वाला से ये पूछिएगा कि ये नून लीग की ख्वाहिश आपको कैसे पता चली? मैं नून लीग में हूँ, मुझे तो अभी तक नून लीग की ख्वाहिश नहीं पता चली। सलीम मांडवी वाला साहब को कैसे पता चल गई, ये उससे पूछ लीजिएगा। देखिए, हमारी ख्वाहिशात की बात नहीं है कि हम चाहते क्या है और क्या नहीं चाहते। हमें ये देखना चाहिए कि एविडेंस क्या कहता है, हमें ये देखना चाहिए हकायक क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए ये केसेस की नौयत क्या है, हमें फिर बात करनी चाहिए। उनका होना ना होना ये एक अलग बहस है। मगर ये सलीम मांडवी वाला से जरूर प्लीज आप सवाल कीजिएगा कि उनको किसने बताया। अगर मुझे नून लीग में नहीं पता और इनको पता चल गया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने तो लोग छोड़े हुए जो मुखबरी कर रहे हैं नून लीग के उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है।
ये हमारे यहाँ ये चीज डिस्कस ही नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आपके ख्याल में अच्छी होगी या बुरी होगी? मैं ये कहता हूँ जिसने मुल्क से ज्यादती की है उसके तो केसेस उसी तरह ट्राई करें जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ डे टू डे हेयरिंग की थी, मॉनिटरिंग जज लगाएं और इन चीजों को इसी तरह फैसला करें जो एंटी स्टेट है। दूसरे खाने को आप चलने दें दूसरा, बट ये वाला जो है साइफर वाला, ये आई से इज एंटी स्टेट, और इस चीज को मॉनिटरिंग जज भी होना चाहिए और डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग जज के हवाले से तो आप लोग तनकीद करते रहे ना कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया कि अदलिया, आला अदलिया मॉनिटरिंग जज बिठाए एहतसाब अदालत पर। मॉनिटरिंग जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अगर बिठा दिया था तो यहाँ नहीं बिठा सकते। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग तो तनकीद करते आए हैं उस पर, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें होना चाहिए मॉनिटरिंग जज। मैं ये तंजिया तौर पे ये कह रहा हूँ अच्छा, कि अगर नवाज शरीफ के लिए तो उन्होंने मॉनिटरिंग जज बना दिए, यहाँ कम से कम फैसले तो जल्दी कर देना, वो इंशाल्लाह जल्दी फैसला होगा इसका, ये देर नहीं लगेगी इन चीजों में। ये तो इंडिविजुअल के हवाले से बात है, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में वो इलेक्शन में होंगे, होना चाहिए? क्योंकि अब जो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इंडिविजुअल भी है और उसके अलावा जो लोग हैं इसमें वो सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आप करें, लेकिन या साहब ये बिल्कुल ठीक है कि 9 मई के जो वाकयात है सबको सजा मिलनी चाहिए, जो मुलविस थे वो भी और जो इसके मास्टरमाइंड और प्लानर है वो भी। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है ना कि अब तहरीक इंसाफ में से ही मुख्तलिफ पार्टीज बन रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। जो लोग उन पार्टीज में जा रहे हैं वो तो बरी जमा हो गए ना, तमाम तर जो भी कार्रवाई थी 9 मई के हवाले से। देखिए वो उनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर कोई उस पार्टी में नहीं रहना चाहता, अगर वो अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है। हम उनकी पार्टी में ये कहें कि आप बनाएं या ना बनाएं, ये ना हमारा इस्तेकाक है, ना हमें कहना चाहिए, ना हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। इनको अपनी चीजें खुद करनी चाहिए, हम अपनी चीजें खुद करेंगे। हमने तो इलेक्शन में जाना है, मैदान जंग में उतरना है और इंशाल्लाह उतरेंगे, और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह उतरेंगे। और नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस क़यादत संभालने पार्टी की? क्योंकि मुझे याद है आपसे 2022 के शुरू में इंटरव्यू किया था और उस वक्त शायद आप लंदन से ही वापस आए थे, आपने कहा था अनकरीब आ जाएंगे, फिर कहा गया कि अब आ जाएंगे, लेकिन वो आके दे नहीं रहे। तो क्या अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले आएंगे, थोड़ा पहले आएंगे, या अब अनकरीब आ जाएंगे? वो इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। सितंबर के एंड में आएंगे, उससे पहले आ जाएंगे? कोई तारीख फाइनल हुई है? एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, ये डेट तो वो खुद ही बताएंगे, मगर इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। लेकिन उनकी वापसी क्या इस बात से जुड़ी हुई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टर्म 16 सितंबर को खत्म हो रहा है और इमरान खान अहल होंगे या ना अहल होंगे, क्या इस बात से उनकी वापसी जुड़ी हुई है? नहीं, इमरान के साथ उनकी कोई नहीं जुड़ी हुई। उनके अपने इश्यूज के जो बेटर एक्सपीरियंस है उनका कुछ अदलिया के फैसलों से, तो उसमें वो अपना प्लान करके आएंगे, वो सोच समझ के आएंगे। वो इस तरह नहीं आएंगे कि बस उठ के आ गए और बस पहुंच गए। तो वो इसको जो जिस चीज से वो गुजर चुके हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जानते हैं, उसको मद्देनजर रखे हुए वो देख के ही आएंगे। यानी चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद? ये मैं नहीं कह सकता, बट ये वो फैसला करेंगे जी। सही। और इसके अलावा कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने यह कहा है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर देंगे और उससे पहले जो है वो मुशावरत भी हो जाएगी निगरां वजीर आजम के हवाले से। तो क्या ये तारीख तय पा गई है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं? हमारी पीपल्स पार्टी से, MQM से, JUIF से, बाकी मेंगल साहब से, आप पार्टी के भी दोस्तों से ये इस पे बात जरूर हुई है। अगर अभी तक डेट कौन सी होगी, 8 होगी, 9 होगी या 12 तारीख को इसको टर्म कंप्लीट होने देंगे, इस पे फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस हवाले से तो वजीर आजम भी मुशावरत की जरूरत है। अया साहब, इस हवाले से तो वजीर आजम वैसे कह चुके हैं ना कि वक्त से पहले असेंबली तहलील कर देंगे, जिससे नजर आता है कि हुकूमत चाहती है कि जो निगरान सेटअप हो वो 2 माह का ना हो, 3 माह का हो। जी ये डिस्कशन है, इट इज अंडर डिस्कशन, और पॉसिबिलिटी यही है कि ये शायद 90 डेज का इलेक्शन प्रोसेस हो हमारा। सही। और क्योंकि जो इस्लाहात कमेटी है, इलेक्शन इस्लाहात कमेटी, उसके सरबराह भी आप हैं,
अब क्या मजीद किया जा सकता है सेफगार्ड करने के लिए कि जो इलेक्शंस में धांधली होती आई है वो ना हो, क्योंकि यार साहब 2017 से लेकर ये 5वीं मरतबा या चौथी मरतबा है कि इलेक्शन इस्लाहात हो रही हैं। हमारे सामने दुनिया भर की मिसाल हैं, इलेक्शंस होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन डे रिगिंग के हवाले से इतना शोर नहीं मचता जितना हमारे यहाँ मचता है। तो अब क्या मजीद किया जा सकता है सेफगार्ड करने के लिए कि ये धांधली का जो शोर मचता है इलेक्शन के बाद वो ना हो? देखिए, कुछ लोग तो है ना, वो तो हम छोटे होते थे ना तो एक आउट हो जाता था, वो कहता था कि नहीं कि मैं नहीं आउट हुआ, मैं नहीं मानता। वो 2013 में आपने देखा 35 पंक्चर वाला हुआ, बाद में उन्होंने कहा ये सियासी बयान था। इसी तरह साइफर का हुआ, उन्होंने कहा जी ये सियासी बयान था, इतना तबाही करके तो फिर कह दिया सियासी बयान था। तो हमने डस्का भी देखा है। हमने डस्का के इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को सजा के लिए रिकमेंड किया वो अदालत उज़्मा में है, अदालत उज़्मा में नहीं है बट अदालत में है, वेरियस फोरम्स पे उन्होंने स्टे लिए हुए हैं और उसके भी जल्दी फैसले होने चाहिए। ये चीजें सारी मद्देनजर रखते हुए कि आरटीएस बैठ गया था, प्रिजाइडिंग अफसर को रिजल्ट नहीं दिया गया था, सिग्नेचर पोलिंग एजेंट्स के नहीं लिए गए थे, टाइम पे रिजल्ट्स नहीं पहुंचते थे रिटर्निंग अफसर तक, और अंदर क्या हुआ और बाहर क्या हुआ, डस्का में क्या हुआ, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप ये कहें कि जी ये आखिरी डॉक्यूमेंट है तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट में इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। मगर मुझसे पूछें, ये चीज डिस्कस तो नहीं हुई। मैं ये कहूंगा कि केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको ही ये इलेक्शन अगला कराना चाहिए। उसकी रीजन मैं ये बताता हूँ। लेकिन जब जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो बाउंड होती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बाउंड होता है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी बाउंड होता है। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने करवाना होता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो चीफ मिनिस्टर उनका बैठा है और प्राइम मिनिस्टर उनका बैठा है और उसने आके तो पूरा इलेक्शन रिजल्ट ही चेंज कर दिया, ऐसी चीज नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत हो उनके होते हुए, और ये इलेक्शन कमीशन काफी बाइख्तियार है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट भी है और वो नो नॉनसेंस वाले हैं। ये हम जब हमारी हुकूमत थी तब हम उनका रवैया ये देख चुके हैं कि वो जब चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने किस तरह हमारे अपने वजीरों को इलेक्शन कैंपेन में आने से रोका, बिकॉज कोड ऑफ कॉन्डक्ट से ये चीज थी। तो इसलिए नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो भी आएंगे उन लोगों से कहेंगे कि जी इसको भी आप। लेकिन देखिए या साहब, हम काफ़ी मर्तबा इस्लाहात कर चुके हैं ताकि जो इलेक्शंस के वक्त धांधली के इल्ज़ामात होते हैं वो ना लगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इसका ज़्यादा ताल्लुक नीयत से है कि क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासतदान हो जो इलेक्शन लड़ रहे हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, दीगर इदारे हों, वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते भी हैं, इसके ख्वाहिशमंद भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे आरटीएस एक अच्छा सिस्टम था, एक फुल प्रूफ सिस्टम था, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि उसको बिठा के इलेक्शन रिग करने हैं तो आप जितना भी अच्छा सिस्टम बना ले वो तो रिग हो ही जाएगा। तो इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि तमाम जमातें ये ख्वाहिश करें कि साफ और शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और धांधली नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे एग्री करता हूं। देखें, आरटीएस अच्छा सिस्टम था, अब इलेक्शन कमीशन अपना अलग डिवाइस कर रही है। हम दो चीजें कर रहे हैं, एक जो रिजल्ट होगा वो प्रिजाइडिंग अफसर बाउंड होगा कि रिटर्निंग अफसरों से हम अपना पोलिंग एजेंट से साइन कराएं, हम इम्प्रेशन लें और उनको भी उसकी एक कॉपी दें या वो तस्वीर खींच लें, और वो इलेक्ट्रॉनिकली भी वो भेजेंगे आरओ को और वो फिजिकली भी लेके वहां जाएंगे। उसमें भी टाइम बाउंड भी हमने किया। तो हमने तो ये कोशिश की है, मगर इंडिविजुअल केसेस में जो है हमने उसको कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम सेफगार्ड कर सकें वो हम करें। इंडिविजुअल जो केसेस होते हैं वहाँ अगर कोई प्रिजाइडिंग अफसर ने कुछ किया थोड़ा बहुत, तो उसको भी चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की है, उसके ऊपर सजाएं भी रखी हैं, उसके ऊपर वो कदगन भी लगाने की कोशिश की है। तो कोशिश तो है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस जो है ये दुनिया में इम्प्रूव होता रहता है और इसको देखते रहते हैं किस तरह बेहतर से बेहतर करें। जिस तरह पिछली दफा याद है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। राइट। और यासर साहब, अब ये जराए से खबर भी सामने आई है कि निगरान सेटअप और कि अगर वोट रिजेक्ट होता है, अगर वोट रिजेक्ट होता है और वो वोट जो विनिंग मार्जिन और उसमें ज्यादा फर्क है तो उसको भी हमने सेफगार्ड करने की कोशिश की। तो ये
अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। और इसमें सब थे, इसमें पीटीआई भी थी, इसमें सारी जमातें थी, उन्होंने बैठ के अपना इनपुट देने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से कौन शामिल हुए थे मीटिंग में? जी, इसमें डॉक्टर अफजल ढांडला थे और अली जफर साहब थे। अच्छा, क्योंकि पहली मीटिंग में गालिबन अली जफर साहब नहीं आए थे। अब नहीं, वो पहली 2 मीटिंग में नहीं आए थे और उन्होंने जो कुछ लिख के भेजा है उसमें भी ये लिख के भेजा है कि जी ये क्लॉज जो है, ये जो रिकमेंडेशन सेनेट के एक मेंबर से आई थी तो इसको डिलीट करना चाहिए, यू हैव ऑलरेडी डिलीटेड इट, ये भी लिख के उनका आया हुआ है। और जब हमारी वो लास्ट मीटिंग हुई जिसमें वो जूम पे थे, उन्होंने कहा जी मैंने कुछ चीजों पे ऑब्जेक्ट करना था, वो ऑलरेडी आप लोगों ने ओमिट की हुई है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की किसी को टारगेट करे। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग के केसेस वाले पार्टीज को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ लिखा। हमने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, वो इलेक्शन लॉज हैं। उन्होंने कहा कि ये तोशे खाने वाले टाइप केसेस का वो है, इस पे भी हमने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन के ऑलरेडी लॉज हैं, तो हमें उसको री उसको वो फर्दर इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह। बट सही साहब, ये आ जाता है देयर इज अ विल टू हैव फेयर इलेक्शन, इट कैन हैपन। क्या नून लीग आपस में मुशावरत करके इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी है कि जो निगरान वजीर आजम होंगे, जो नाम दिए जाएंगे आप लोगों की तरफ से, वो कोई सियासतदान होंगे, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या साबिक रिटायर्ड जज नहीं होंगे? अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई, हमारी आपस में बिल्कुल ओपन है, कोई नाम एक्सचेंज नहीं हुए, कोई कैटेगराइज नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।